मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं हूं भरत कुमार और हम देख रहे हैं पार्ट 2 क्रैश कोर्स का। आपको पता होगा, यानी आपको ये इसका फर्स्ट पार्ट है वो मिल गया होगा। तो उसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो आने वाले आपके पेपर में है, क्रैश कोर्स है, वो उसका फर्स्ट पार्ट में काफ़ी प्रश्न देखे हैं। अब आज हम देखेंगे और इस वीडियो के साथ आपका जो ये सेकंड पेपर है वो पूरा किया जाएगा, क्रैश कोर्स, यानी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसके बारे में चर्चा होगी। ठीक है, तो आज हमें ये देखना है। उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि आपका जो फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, तो इसके लिए मुझे पता है कि आपको बहुत सारी असुविधाओं का यहाँ पे कहते हैं कि पढ़ाई के दौरान सामना करना पड़ता है। जैसे कोई ये कहता है कि हम पढ़ रहे लेकिन याद नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि एक पठार आता है। क्या आता है? पठार। ठीक है ना। ये अगर आपने साइकोलॉजी के तौर पे पढ़ा है तो क्या होता है कि कई बार हम पढ़ना शुरू करते थे, पढ़ने के बाद धीरे धीरे हमें उन्नति होती है, लेकिन एक दौर ऐसा आता है कि हम उससे आगे सीख नहीं पाते। समझ रहे हैं ना। मैं यहाँ पे पेपर शुरू करने से पहले आपका मनोभाव समझने के बता रहा हूँ कि हम शुरुआत करते हो, धीरे धीरे हम बढ़ोतरी करते हैं। जैसे अगर बात करें कि एक बच्चा अगर कंप्यूटर में टाइपिंग सीख रहा है तो धीरे धीरे जो इसकी स्पीड है वो 5 PM ऐसे करके वो स्पीड होगी और लगभग 30 स्पीड पे जाके वो रुक जाता। फिर इसके बाद उसकी स्पीड नहीं बढ़ती या उसके बाद याद नहीं होता, तो इसको कहते हैं सीखने का पठार। साइकोलॉजी में कहते हैं सीखने का पठार। तो इसके लिए मेरा एक सजेशन है, वो ये सजेशन है कि जब आपको ऐसा लगे कि मेरे में उन्नति नहीं हो रही है, मैं आगे सीख नहीं पा रहा हूँ, या मेरे में नया जो अचीव नहीं हो रहा है, या जो भी सीख रहा हूँ वो प्रूव क्यों नहीं हो रही है, डेवलप क्यों नहीं हो रही है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, आपको लगातार प्रयास रखना है। ठीक है ना। इसके लिए एक वर्ड है कंटिन्यूटी, यानी आप जो भी काम कर रहे हो ना, भले ही आपको इस चीज़ से उभर नहीं रहे हो, लेकिन उस चीज़ पे आप छोड़ना नहीं है। कहते हैं गिव अप नहीं करना है। आप मान लीजिए सीखने का जो पठार होता है ना, वो 2 से 3 दिन का ही होता है। ये ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है। जो आप पढ़ रहे हो फिर उससे आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो वो जो समय होता है वो 3 से 4 दिन होता है। इसके बाद आपकी वापस वो फ्लो आ जाता है। इसको कहते हैं सीखने का पठार साइकोलॉजी के तौर पे। तो आपको ध्यान रखना, जब आप अटक जाते हो, आगे इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है या बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, तब आप ये सोच के चलिए कि अब वो समय आ गया है जहाँ पे मुझे क्रॉस करना है। ठीक है, तो प्रयास रखिए, कंटिन्यू रखिए और मन को थकने नहीं देना है, क्योंकि आपके जहन में, दिमाग में होना चाहिए 19 मई। 19 मई क्या है? झंडे गाड़ने का दिन है, और ये वो दिन है जो आपको बेसब्री से इंतज़ार था। आप पूछ रहे थे कब होगा, अब वो होगा भी, समय भी आ गया है। लेकिन अब क्या करना है, जो होने वाला है उसके लिए आप तैयार हो गए नहीं? तो मैं पूरी तरह तैयार हूँ, आपके लिए पूरा प्रयास है, और आपके लिए हर चीज़ मुकम्मल जो होती है वो मैंने की है। ठीक है ना। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। फिलहाल लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, हम आते हैं टॉपिक पे। तो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो यहाँ पे आपके सामने पहला है। वैसे तो आपको पता है संसद का गठन कैसे होता है, तो ये सामान्य प्रश्न है, आप सब जानते हैं। लेकिन अब हम वो देख रहे हैं इससे आगे कि लोकसभा और राज्यसभा की जो शक्तियाँ हैं वो क्या है, इसमें तुलनात्मक परीक्षण क्या है वो हम देखेंगे। यानी कौन पावरफुल है, लोकसभा पावरफुल है या राज्यसभा, या किस फील्ड के अंदर राज्यसभा शक्तिशाली होती है और किस फील्ड में लोकसभा होती है, तो वो हम बारी बारी से यहाँ से पॉइंट पे देखेंगे। तो सबसे पहला इसका जो आपको, और एक चीज़ और ध्यान रखें, आपकी जो अति लघुरात्मक है ना, उसमें आपको पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो 1 लाइनर 2 लाइनर यानी 3 लाइनर होते हैं। लेकिन अगर आप लिखेंगे लघुतरात्मक प्रश्न जो आपको 1.5 पेज में लिखना होता है मिनिमम, तो उसके लिए आप पॉइंट जरूर रखें, क्योंकि पॉइंट ये होते हैं कि वो चेक करने वाले को ईजी रहता है, उसको पता है कि इसने एक पॉइंट लिखा है, तो वो उस पॉइंट के अंदर पढ़े ना पढ़े, लेकिन पॉइंट जरूर पढ़े जाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो हम इसकी शक्तियों की तुलना करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी विधायी शक्ति के ऊपर। सबसे पहले इनकी बात करते हैं विधायी शक्ति। तो हम तुलना करेंगे, पहला हम ले रहे हैं विधायी शक्ति को लेकर, और इधर है हमारी लोकसभा, इधर है लोकसभा और इधर राज्यसभा। तो दोनों में पावरफुल, यानी दोनों की शक्तियों की किस शक्ति के ऊपर, विधायी शक्ति के ऊपर। तो विधायी शक्ति का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। विधायी यानी कानून का निर्माण करना, पता होगा बिल्कुल। तो कानून के निर्माण को लेकर
अलग अलग विधेयक होते हैं। अलग अलग विधेयक का मतलब क्या है कि एक तो होता है साधारण विधेयक और एक होता है संविधान संशोधन विधेयक और एक होता है धन विधेयक। तो इस तरह से ये जो 3 विधेयक हैं, इन 3 विधेयकों के बारे में अगर हम बात करें इनके पावर की तो अलग अलग है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो साधारण विधेयक होता है या साधारण विधेयक प्रस्ताव जो भी आप कहें, तो साधारण विधेयक के ऊपर दोनों को बराबर शक्ति प्राप्त है, दोनों को बराबर शक्ति प्राप्त है। यानी एक कानून बनाना है उसके लिए प्रस्ताव है, तो साधारण विधेयक का जो प्रस्ताव है वो सबसे पहले कहाँ आएगा, लोकसभा में भेजा जाता है या राज्यसभा में। तो साधारण विधेयक है वो दोनों में जाता है, मतलब दोनों गेट खुले हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि जो साधारण विधेयक प्रस्ताव है वे दोनों में पास होना चाहिए। दोनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति साइन करेगा, तब वो विधेयक कानून बनता है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट प्रश्न ये आता है जो आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए लोकसभा ने साधारण विधेयक लोकसभा में आया, उसने पास कर दिया और राज्यसभा में आया। अब राज्यसभा में वो विधेयक है लेकिन राज्यसभा वो विधेयक पास नहीं कर रही है, और ऐसा विधेयक है वो कितने माह तक पड़ा रहा, 6 माह तक। यानी इस भाई साहब ने, इस घर या इस लोकसभा ने पास कर दिया विधेयक, कौन सा विधेयक, साधारण विधेयक, लेकिन जो राज्यसभा है उस विधेयक को पास नहीं करवाना चाहती है, वो नहीं चाहती कि ये कानून बने। तो इस तरह से अगर वो जो विधेयक है वो 6 महीने तक बिना निर्णय के ऐसे ही पड़ा रहे, तो संविधान के अकॉर्डिंग अगर आप लिखना चाहें आर्टिकल, तो अनुच्छेद 118 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान रखा गया है। क्या है, संयुक्त अधिवेशन, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। यानी अब दोनों एक साथ बैठेंगे, उस पर चर्चा होगी। तो अब एक चीज़ ध्यान रखिए, लोकसभा के मेंबर ज़्यादा है या राज्यसभा के, लोकसभा के मेंबर ज़्यादा है। अब देखो दोनों आएंगे, दोनों का मतलब बात कर लेते हैं अपन, किसी 552 ये है, भले वर्तमान में हम 545 है और इधर है 245, ये दोनों मिलेंगे और इन दोनों का संयुक्त अधिवेशन होगा, यानी दोनों भाग लेंगे। तो अब इसमें वापस वोटिंग होगी, क्या होगी, वोटिंग होगी, ठीक है, वो आप ध्यान रखना है, वो आप ध्यान रखना है। तो अब ओके, तो अब ध्यान रखेंगे कि हम बात करें यहाँ पे, तो संयुक्त अधिवेशन होगा, संयुक्त अधिवेशन होगा, उस दौरान किसकी जनसंख्या ज़्यादा है, लोकसभा की, तो वापस वो वोटिंग करवाई जाएगी, तो भी फैसला किसके पक्ष में आएगा, लोकसभा के पक्ष में आएगा। तो यानी अगर हम बात करें कानून, साधारण कानून के ऊपर शक्ति बनाने का पावर, तो अंतिम पावर जो है वो लोकसभा के पास है। अब आ जाते हैं दूसरे पावर पर, दूसरी व्यवस्था जिसको आपको पता होगा, वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति के ऊपर किसी ज़्यादा पावर है, ये आप सबको पता होगा कि वित्त संबंधी प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है, लोकसभा में। अब एक छोटा प्रश्न बनेगा इससे, क्या छोटा प्रश्न बनेगा, तो वो बनेगा कि जो वित्त संबंधी जो प्रस्ताव है, यानी वो प्रस्ताव जिसमें धन के व्यय संबंधी, बजट संबंधी प्रस्ताव है, तो ऐसा प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। तो प्रश्न ये बनेगा, छोटा प्रश्न, कौन से अनुच्छेद के तहत वित्त विधेयक है, धन विधेयक है, वो सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। प्रश्न ये बनेगा, छोटा अगर प्रश्न बनता है तो ये प्रश्न बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 109, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके तहत ये जो प्रस्ताव है, वित्त विधेयक प्रस्ताव, वो सबसे पहले कहाँ आता है, लोकसभा में आता है, राज्यसभा में नहीं रखा जाता है। इसके अलावा अब बात करें कि वित्तीय शक्ति के ऊपर अगर हम बात करें तो लोकसभा को एकाधिकार है। क्या है, एकाधिकार, क्योंकि यही वित्त विधेयक को बनाती है, उसको पारित करती है, यहाँ से पारित करने के बाद यहाँ पे राज्यसभा के पास जाता है, तो वो 14 दिन तक ठहरता है यहाँ पे। यानी यहाँ से वित्त विधेयक या वित्त प्रस्ताव पास करके इधर भेजा गया, तो इधर इनको 14 दिन दिए जाते हैं। 14 दिन में इसे निर्णय लेना होता है, या ये संशोधन करे तो इनकी स्वीकृति ये माने या ना माने, लेकिन हम कहें ना कि वित्त विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को क्या पावर, तो सिर्फ 14 दिन का पावर है। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे
कि वित्त विधेयक जब दोनों से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या इन्हें लौटाएगा वापस? क्या राष्ट्रपति वित्त विधेयक को एक बार लौटा सकता है? नहीं लौटाएगा। क्यों नहीं लौटाएगा? क्योंकि जो वित्त विधेयक होता है वो लोकसभा में आता है तो सबसे पहले राष्ट्रपति से परमिशन के बाद आता है, तो संभावना ही नहीं है क्योंकि खुद उसने भेजा है। तो ये क्लियर हो गया। अब बात आती है तीसरी शक्ति, संविधान संशोधन के बारे में। संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या इसको पावर है? संविधान संशोधन विधेयक। ओके, तो ध्यान रखेंगे संविधान संशोधन विधेयक का प्रस्ताव है वह राज्यसभा या लोकसभा में कहीं पे भी भेजा जा सकता है। इसके लेकर यहाँ पे बराबर इसको, यानी अगर हम कहें ना कि राज्यसभा और लोकसभा को बराबर शक्ति प्राप्त है, ऐसा क्या पावर है या ऐसा कौन सा विधेयक है जिसके दौरान दोनों को बराबर शक्ति प्राप्त होती है? तो वो है संशोधन विधेयक। क्यों? क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक जो है इसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है तो संविधान संशोधन जो विधेयक है वो सबसे पहले आप लोकसभा में पेश कर दीजिए या राज्यसभा में, कहीं भी पेश कर दे चल जाएगा। लेकिन जब राज्यसभा में भेजा तो यहाँ से पास होने के बाद, लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा से पास होगा और इसके बाद जाएगा राष्ट्रपति के पास जाएगा और वो कानून का रूप होता है। तो ये तो हो गया यहाँ पे कॉमनली पावर जो हम कहें। अब दूसरा हम शक्ति की बात करें तो वो है कार्यपालिका शक्ति। तो अब मुझे बताइए, या प्रश्न आपके आएगा कि पीएम और जो मंत्रिपरिषद है वह किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा या राज्यसभा? लोकसभा। क्यों? क्योंकि जो मंत्रिपरिषद होती है वह, या जो पीएम होता है जो इस किसको संबोधित करता है? लोकसभा को संबोधित करता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होती हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखें। तो इस बारे में यहाँ पे राज्यसभा को कम पावर दिया गया है क्योंकि ये उत्तरदायी होती है वह लोकसभा के प्रति होती है। सामूहिक रूप में हम संसद कहते हैं। अब नेक्स्ट जो इनका पावर आता है वो है निर्वाचन संबंधी। निर्वाचन शक्ति के बारे में दोनों को क्या पावर है, तो ध्यान रखिए। हम बात करते हैं अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 किसके बारे में कहता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का इलेक्शन जो होता है उसके लिए एक निर्वाचक मंडल बनता है और निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है। तो अब मेरे हिसाब से अगर ये प्रश्न आ जाए तो छोटा प्रश्न ये बनेगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो ये व्यवस्था कहाँ की गई है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 54 इसके अनुसार कहा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर पावर दिया गया, दोनों ही निर्वाचन में भाग ले सकती हैं। दूसरा अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। किसका होता है? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य भाग लेते हैं, राज्यों की विधानसभा के नहीं लेते। तो यहाँ पे पावर ये दोनों की बराबर होती है। लेकिन राज्यसभा भी कुछ मामलों में शक्तिशाली है, कुछ पावर इनके हटके हैं। भले ही लोकप्रिय सदन लोकसभा को कहा जाता है लेकिन ये जो राज्यसभा है इसके भी कुछ विशेषाधिकार हैं। जैसे मैं बात करूँ 249 पता होगा, अनुच्छेद 249। तो ये आर्टिकल ऐसा है जिसके द्वारा राज्यसभा को ही पावर है कि वह राज्य सूची में जो विषय हैं उस पर भी कानून बना सकती है। और इसके अंतर्गत यानी कहते हैं ना कि संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाती है। तो संसद में ये पावर सिर्फ दिया है राज्यसभा को। राज्यसभा ही एक विधेयक, एक प्रस्ताव बनाकर राज्य सूची के अंदर कानून बना सकती है। और नेक्स्ट 312, अनुच्छेद 312, इसके तहत नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था करने का जो अधिकार है वह राज्यसभा को दिया जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा है इनका तुलनात्मक परीक्षण। तो
मुझे लगता है ये प्रश्न आ सकता है क्योंकि लोकसभा का गठन, संसद का गठन वगैरह ये चीज़ें आपको कॉमनली पता हैं, ये आ चाहे तो आप कर सकते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बनता है वो ये बनता है, और इसका ध्यान रखिए, तुलनात्मक या आलोचनात्मक परीक्षण किया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर जो इम्पोर्टेंट है उसको ध्यान में रखते हुए। ओके, जो नेक्स्ट प्रश्न है वो संभावना उसकी भी काफ़ी है क्योंकि ये प्रश्न आ सकता है। वो प्रश्न है भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषता, जो पहले मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आप क्लास में थे प्रेजेंट तो ये चीज़ आपको हूबहू मतलब क्लियरली पता होगी। ये प्रश्न आ सकता है, एक तो ये प्रश्न आएगा, एक दूसरा आएगा भारत की क्षेत्रीय दलीय व्यवस्था के बारे में या क्षेत्रवाद के बारे में बताइए, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आ सकता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा शॉर्ट में करने का प्रयास करेंगे क्योंकि मैं थोड़ा निम्नात्मक टाइप बता रहा हूँ, लेकिन आपको लघुतरात्मक ही करना है। भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषताएं, तो हम इसमें पढ़ेंगे भारत की दल प्रणाली की क्या विशेषता है और उससे संभावित क्या समस्याएं खड़ी होती हैं। क्योंकि अगर भारत की दलीय व्यवस्था को देखें तो अच्छी भी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो भारत की दलीय व्यवस्था या लोकतंत्र को काफ़ी ख़राब करती हैं। तो हम बढ़ते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो इसमें ध्यान रखेंगे ऐसा जो सवाल है उसमें आप पॉइंट से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जब इस तरह का पॉइंट शुरू करें तो इससे पहले आप दो बातें यहाँ पे ज़रूर लिखें, क्योंकि हम तो पॉइंट से ऐसा कर रहे हैं। दो बातें यहाँ पे ज़रूर रखना। पहले तो ये रखना है कि भारत में ये जो दलीय व्यवस्था है वो 1949 के बाद जब देश आज़ाद हुआ और लोकसभा यानी संसद का गठन हुआ तब से ये व्यवस्था काफ़ी प्रचलन में आई, ये आपको पता होगा। और फिर आपको इसमें एक और लाइन नोट करना है कि भारत में किस तरह की प्रणाली है, बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय का मतलब भारत में एक दल नहीं है, बहुत सारे दल हैं। तो इस तरह से आप दो लाइन लिखने के बाद जब लघुतरात्मक प्रश्न करें तो फिर पॉइंट पे आए। ऐसा नहीं कि आपको सीधा उत्तर यहाँ पे उत्तर लिखा और सीधा पॉइंट एक कर दिया, नहीं, आपको दो लाइन पहले उनके बारे में थोड़ा लिखना होगा। इंट्रो कहते हैं ना, प्रश्न का उत्तर है वो इंट्रो में थोड़ा देना, तो दो लाइन लिखेंगे, इसके बाद पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं आना है, ये ध्यान रखना है। तो हम सबसे पहली विशेषता इसकी देखते हैं, बहुदलीय विशेषता। बिल्कुल ये पॉइंट आपको ज़्यादा समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि भारत में बहुत सारे दल हैं और ये एक भारत की विशेषता है। तो अब ये बताइए किस देश में एक ही दल है या बहुत दल है या दो दल है। तो बात करें हम अमेरिका की, ब्रिटेन की, तो वहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था है, यानी दो ही दल हैं। इतिहास का उठाकर देखें तो हमेशा दो ही दल प्रभावशाली रहे हैं। अब बात करें वो देश जहाँ पे एक दल ही ज़्यादा प्रधान है, वो है चीन। तो अब ये बात अलग है क्योंकि ये अपने पेपर में नहीं है फिलहाल, ये सेकंड ईयर का है, लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो है भारत की दलीय व्यवस्था, क्योंकि आप भारत को समझने के बाद ही विश्व की दलीय व्यवस्था को जानेंगे। तो बहुदलीय व्यवस्था का मतलब होता है कि एक देश की राजनीति में भाग लेने वाले एक से ज़्यादा दल, ठीक है ना। जैसे हम बात करें अपनी वर्तमान में तो कांग्रेस है, बीजेपी है, आप है, डीएमके है, ऐसे काफ़ी दल हैं जो आपको पहले ही बता दिए जा चुके हैं। लेकिन बट ये ध्यान रखना है कि ये दल ये लोकतंत्र में चुनाव लड़ते किसी को कम या किसी को ज़्यादा मिलते हैं, तो ज़्यादा दल होने से लोकतंत्र में बहुमत मिलना मुश्किल भी होता है, ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपको ज़्यादा एक चीज़ और ध्यान रखें कि आपको लघुतरात्मक करना है, तो जो आप पॉइंट लिखे वो एक पॉइंट को आप 3 से 4 लाइन में ही समझाने का प्रयास करें, इससे ज़्यादा प्रयास न करें, क्योंकि उससे ज़्यादा करोगे तो आगे चेक करने वाला तो खुश हो जाएगा, लेकिन आप फिर वो उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आपको 1.5 घंटे में करना है।
तो उस अकॉर्डिंग आपको करना है। आपको भले ही आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, पूरा आ रहा है, लेकिन आपको टाइम लिमिट देखना है, और इसके लिए आपको मैंने पहले ही बता दिया कितने शब्दों में कैसे करना है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आप अपने पास घड़ी लेके जाइएगा और टाइम डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो मेरा मानना है कि आप जो 10 में से 5 जो क्वेश्चन करेंगे उसके लिए आपके पास 20 मिनट काफ़ी है, 20 मिनट पर्याप्त है। लेकिन अगर हाईएस्ट मैं दे दूं आपको तो आपको 30 मिनट में आपको वो 5 प्रश्न करने, बहुत ज़्यादा दे दिया मैंने टाइम, इतना देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपके बचा 1 घंटा 60 मिनट 6000 सेकेंड, ठीक है, 6000 या 36,000 सेकेंड जो भी है। तो इसमें आपको 3 प्रश्न करने हैं। तो अब मान लीजिए पर प्रश्न 20 मिनट, ठीक है ना, और कोई प्रश्न थोड़ा कम धुंधला सा आ रहा है तो ये आप टाइम डिवाइड कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया, और जैसा आपको उचित लगे, क्योंकि आप जहाँ बैठे हुए पता नहीं वहाँ पे कैसा माहौल हो, क्या हवा आ रही है, कितनी आ रही है, क्या स्मेल आ रही है, कहीं धूल है, कहीं आस पड़ोस नेगेटिव सेंस आ रहा है, तो वो चीज़ें हो सकती है। लेकिन आप पॉजिटिव होके जाइए, क्योंकि आपको पहला पेपर ही है जिसके चक्के छुड़ाने हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। हम आते सीधा इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे। एक राजनीतिक दल का प्राधान्य, बिल्कुल ये भारत की राजनीतिक दल की विशेषता है। एक दल की प्रधानता, बिल्कुल आपको पता होगा भारत में पहली लोकसभा कब से गठित हुई थी? 1952 से हुई थी। उसके बाद से लेकर 1967 तक भारत की राजनीति में एक ही दल है वो छाया हुआ रहता था, और वो था कांग्रेस। कौन था? कांग्रेस था, ठीक है ना। यानी कांग्रेस के आगे सभी फेल थे, सभी फेल थे, कोई भी पार्टी है वो टिक नहीं पाती थी, क्योंकि कांग्रेस को ये विरासत है आज़ादी के पहले प्रयासों के वजह पर मिली, क्योंकि आज़ादी के पहले इसके काफ़ी अच्छे काम, इसकी पहचान थी, जिस वजह पे ये राजनीति में बाद में राज कर सकी, एकाधिकार। तो भारत में एकाधिकार है वो कब तक था? 1952 से 67 तक। इसके बाद 1967 से लेकर 1969 तक धीरे धीरे लोकतंत्र है वो बदलता गया, तो यहाँ पे उनको सीटों का सामना करना पड़ा था। इसके बाद यहाँ पे बात करें केरल, प्रश्न ये आ जाए कि ऐसा वो राज्य बताइए जो जिसमें सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी, गैर कांग्रेसी सरकार। तो वो ध्यान रखना 1957 केरल। केरल ऐसा राज्य है जहाँ पर शुरुआत में ही दूसरे लोकसभा के कार्यकाल में ही वहाँ पे कांग्रेस को दरकिनार कर दिया था। लेकिन केंद्र में हम बात करें तो यहाँ पर जो लोक एकाधिकार था वो 1967 में ख़त्म होने के बाद यहाँ से फिर धीरे धीरे राजनीति में मिलीजुली सरकार का दौर आने लग गया। तो ये एक दल की प्रधानता थी 1967 तक। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा पॉइंट है शक्तिशाली विपक्ष। बिल्कुल आज तक का हम अगर अपने भारत की राजनीति का अगर दौर उठाकर देखें तो जो पार्टी जिसको ज़्यादा सीटें मिलती है तो वो तो बहुमत वाली होती है और वह उस राजनीति उस सत्ता का उपयोग करती है। लेकिन उसके दूसरी पार्टी जिसको कम वोट मिलते हैं तो वो विपक्ष पार्टी कहलाती है। तो विपक्ष पार्टी हमेशा अगर आप देखें तो मजबूत ही रही है, और ये होना भी चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष पार्टी मजबूत होनी चाहिए, तभी तो वो उस बहुमत वाली पार्टी की कमियां निकाल पाएगी। तो भारत में आज तक का अगर हम देखें तो विपक्ष पार्टी है वो मजबूत होती है। जैसे वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में बहुमत पार्टी कौन है? बीजेपी है। तो विपक्ष पार्टी कौन है? कांग्रेस है। तो ये दौर चलता रहा है, काफ़ी समय ये था रहा है। कभी कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो बीजेपी विपक्ष में रही है, और इस तरह का ये दौर है वह भारत की राजनीति की विशेषता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। राजनीतिक दलों में विभाजन विघटन। विघटन विभाजन, बिल्कुल आपको पता होगा ये जितने भी जो दल हम बात करें ना, ये कांग्रेस के टूटे हुए अलग अलग हिस्सों की वजह से दल बने हैं। एक पहले सबसे बड़ी कांग्रेस हुआ करती थी, लेकिन कांग्रेस से अलग अलग दल निकलते गए और अलग अलग नई पार्टियां बनती गई। अब कुछ अगर एग्जाम्पल मैं बताऊं तो आप ध्यान रखेंगे 1969 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1969 में, और 1978 में सत्ता कांग्रेस का, और 1995 में कांग्रेस ई का विभाजन होकर कांग्रेस टी का गठन हुआ था। तो ये जो है कहने का प्रयास है कि एक जैसे बात कर ले बड़ी कांग्रेस थी, ठीक है ना, इस कांग्रेस के छोटे टुकड़े होते गए।
अब जैसे एक नया दल बना तो उसके भी वापस टुकड़े हो गए, और कभी कभार वापस इसके टुकड़े हो गए और एक बार इसके हो गए। तो इस तरह से बड़ी पार्टी कांग्रेस ही धीरे 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 नई पार्टियाँ आने लगी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की नीतियों से उनको जो रणनीति है वो हजम नहीं हुई होगी। तो अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं 1977 में गठित जनता पार्टी 1980 के मध्य तक 4 जनता पार्टियों में बंट गई थी। यानी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पार्टी जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी 1977 में बनी, लेकिन ये भी बाद में क्या हुई? टूट गई। बाद में क्या हुई? टूट गई, और 1980 के अंदर जनता पार्टी के टुकड़े हो गए और इसकी पार्टी बनी जनता पार्टी एस, जनता पार्टी राजनारायण वाली और शरण सिंह वाली। और कांग्रेस की जैसे अभी मैंने बात करी तो कांग्रेस में जो विभाजन हुआ था वो 1969 के बाद शुरू हो गया था, और उसमें कांग्रेस ई, कांग्रेस टी, ये अलग अलग दल बने थे। तो ये आपको समझ आ गया है। ये हम जो बात करें वो भारत के जो राजनीतिक दल हैं इनकी फितरत, इनके हम यहाँ पे विशेषताओं को देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो ध्यान रखेंगे आपको यहाँ पे जो इस वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है ये संभावित बहुत ही मोस्ट है प्रश्न, तो इनके लिए फिर आप अपने पढ़ने का समय व्यर्थ न करें या नोट्स में न जाके, क्योंकि ये आपको काफ़ी है, सफिशिएंट है। आपको जो लिखना है इसके लिए मैं काफ़ी चीज़ें आपको पहले से ही बता रहा हूँ, तो इसके लिए आप दोबारा समय व्यर्थ न करें, मेरा ये आपसे अनुरोध है। नेक्स्ट बात करें तो भारत की राजनीति में आंतरिक गुटबंदी होती है। नेक्स्ट है आंतरिक गुटबंदी, ठीक है। और एक और अंतिम विशेषता है भारत के राजनीतिक दल का, वो है दल बदल। बिना इसके भारत की राजनीति की विशेषताओं को पूरा नहीं किया जा सकता है। तो क्योंकि अपना ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है तो इसलिए हम ज़्यादा लॉन्ग में भी नहीं जाएंगे, ये आप ध्यान रखें। आंतरिक गुटबंदी का मतलब होता है कि जैसे मान लें बीजेपी है, अब बीजेपी के अंदर ही छोटे छोटे गुट बन जाते हैं, बीजेपी के अंदर ही छोटे छोटे गुट बन जाते हैं या कांग्रेस के अंदर बन जाते हैं, जिसका अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो लगभग सभी राजनीतिक दलों में छोटे छोटे गुट पाए जाते हैं। एक वह गुट जो सत्ता में है, दूसरा असंतुलित गुट। अभी ऐसा क्यों होता है? जैसे आपको पता होगा, क्योंकि भारत में वर्तमान में क्या है, गठबंधन की राजनीति। कैसी है? गठबंधन की राजनीति है। तो इस तरह से एक जो पार्टी होती है ना, जो सरकार में आती है, उसके साथ 10 से 15 दल जुड़े होते हैं। कितने दल जुड़े होते हैं? 10 से 15 दल जुड़े होते हैं। तो अब जब 10 अलग अलग प्रकार के जब लोग एक ही छत के नीचे होंगे तो इसमें से ये पार्टी जीत गई, तो अब इसमें से एक ही पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा, बाकी का तो बन नहीं सकता है। तो फिर इसमें मनमुटाव हो जाता है, इसमें अंदर ही अंदर गुट बन जाते हैं, क्योंकि अलग अलग पार्टी के होते हैं ना, एक ही पार्टी के अंदर फिर अलग अलग पार्टियों के तो आपस में गुट बन जाते हो। इन गुट की वजह से ये अपना सही सुरकारी कार्य नहीं कर पाते, क्योंकि ये गुटबंद की राजनीति में भारत की राजनीति का जो लोकतंत्र का जो उद्देश्य है वो परिपूर्ण नहीं होता है। दल बदल, बिल्कुल मैंने आपको बताया था इससे पहले भी, गया राम और फिर ये हो गया आया राम। ये हरियाणा की बात है, हरियाणा या हिमाचल, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। HSC कर रहा हूँ, या आप इसे ध्यान रखें। यहाँ पे क्या है, कांग्रेस का एक व्यक्ति था जिसका नाम था गया राम, तो उसने जीतने के चंद दिनों बाद ही पार्टी बदल दी और दूसरी पार्टी में चला गया। और जब उस कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को पता चला कि भाई हमारी पार्टी में क्या हुआ, ऐसे लोग क्यों जा रहे हैं, हमें बहुमत का या फिर हमारे नाम पे तो वो टिकट जीत गया। मतलब एक सिंपल सी बात मान लीजिए, मोदी जी की लहर चल रही थी, एक व्यक्ति कांग्रेस का था लेकिन नहीं जीतने वाला था। एक एग्जांपल आप बोले कांग्रेस के किसके फेवर है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो अगर मोदी जी की लहर चल रही है, वो एक व्यक्ति है जिसको लोकतंत्र में आना है, नेता बनना है, उसे पता है कि अब इस समय में मैं कांग्रेस की ओर से नहीं जीत सकता, तो वो क्या करता है, बीजेपी का टिकट ले लेता है। और जैसे जीत जाता है तो बीजेपी की सीट छोड़कर कांग्रेस की सीट ले लेता है। तो इस तरह से क्या होता है कि लोकतंत्र में या अपने लोकसभा में वो इस तरह से लोग जब पार्टियां बदल देते हैं तो बहुमत पार्टी को नुकसान होता है, और ये एक गंभीर समस्या भी है भारत की राजनीति की। तो इस तरह से जब पता लगा कि गया राम गया है, फिर पता लगा कौन सी पार्टी में गया, और जब वहाँ पर चर्चा हुई तो वहाँ से भी वो निकल के वापस आ गया। तो
कांग्रेस का जो अध्यक्ष था उसने कहा कि हमारा एक जो व्यक्ति था जो हमारी पार्टी को छोड़ के गया था, अब वो गया राम ना होकर आया राम हो गया है। तो ये दौर प्रचलन में हुआ था और इस तरह की समस्या को निपटाने के लिए 1985 में दल बदल संबंधी विधेयक बना और इसके लिए भारत की एक 10वीं अनुसूची जोड़ दी गई, दल बदल संबंधी, क्योंकि इस तरह की समस्याओं को लोकतंत्र को खामियाजा भुगतना पड़ा। क्योंकि अगर आपको पता हो तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ मात्र 13 दिन में ही गिर गई, सिर्फ एक वोट की वजह से। कितने वोट की वजह से? एक वोट की वजह से। तो ये दल बदल व्यवस्था बहुत ही खराब थी। ये थी अपने भारतीय राजनीतिक दल की विशेषताएं। अब हम शॉर्ट में देखते हैं कि इस भारत के राजनीतिक दलों के या भारत की राजनीति में इन दलों की वजह से क्या चुनौतियाँ आती हैं, क्या चैलेंज है जिनका सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट पॉइंट से शुरू करेंगे क्योंकि हमने शुरू में पहली 2 लाइन लिख दी थी। तो पॉइंट नंबर 1 आते हैं। पहली समस्या है संगठनात्मक। संगठनात्मक समस्या, संगठनात्मक का मतलब संगठन। संगठन तो समझ रहे हैं ना, एक जैसे संगठन होता है तो उसमें एक अकेला व्यक्ति थोड़ी होता है, काफ़ी लोग मिलकर संगठन बनते हैं। तो भारत की राजनीति में क्या है, जैसे एक कोई भी दल है, वो जो दल बन रहा है ना, उस दल में एक ही विचारधारा के लोग ना होकर अलग अलग विचारधारा के लोग आ जाते हैं। तो एक जब कोई संगठन होता है उसमें अलग अलग विचारधारा के लोग आएंगे तो उसका संगठन है वो आगे सही नहीं चल पाएगा, क्योंकि उनके अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होंगे और जब अलग विचार होंगे तो वो नहीं चल सकते। मतलब पार्टनरशिप, अगर 2 जने हैं तो ठीक है, लेकिन एक ही बिजनेस में 3 से 4 पार्टनर हो तो वो पार्टनरशिप नहीं चल सकती है, क्योंकि उनका सबका विचार अलग होता है। तो भारत की जो राजनीति है उसका संगठन है वो भारत की समस्या, राजनीति की समस्या खड़ा करता है, क्योंकि अलग अलग विचारधारा के लोग इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट बात करें सेकंड की, जैसे अभी जस्ट मैंने बात करी थी, तो ये एक बड़ी समस्या है भारत की राजनीति में, दल बदल, ये सबसे बड़ी समस्या है। ये अब तो रोक लगा दी गई है, काफ़ी कानून बना दिए गए, लेकिन इस वजह पर इस चीज़ को अगर हम कहें तो अभी जैसे बताया था कि एक व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए लोकतंत्र का गलत यूज करता है, एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, इसका खामियाजा लोकतंत्र को भुगतना पड़ता है। और ये गंभीर समस्या है, जिस तरह से बनी बनाई सरकार यानी जो बहुमत सरकार है वो गिर जाती है। तो ये समस्या है वो काफ़ी हद तक रोक ली गई है, लेकिन फिर भी आंतरिक रूप में ये जो दौर है वो जारी है। तो ये समस्या है वर्तमान की। फिर है जातिवाद, बिल्कुल जातिवाद ये सांप्रदायवाद। जातिवाद तो पता होगा, जाति के नाम पर वोट लेते हैं राजनीति में। सांप्रदायिक यानी धर्म को हथियार बनाकर कुछ नेता या राजनेता अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। क्या करते हैं? अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। आप काफ़ी एग्जाम्पल देखे होंगे, कुछ नेता हैं जो सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को बहकाकर एक सिंपत्ति लेते हैं लोकतंत्र में जीतने के लिए। तो इस तरह से वह अपना काम तो निकलवा लेते हैं, लेकिन सांप्रदायिक तनाव है वह भारत की एकता अखंडता के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। रिसेंटली आपने देखा होगा जोधपुर में, अलवर में जो भी ये कांड हुए हैं, ठीक है ना, इस तरह से कितना धार्मिक स्ट्रेस तनाव हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों के स्वार्थपन की वजह से होता है, और ये जब राजनीति में आता है तो ज़्यादा समस्या खड़ी करता है। और जातिवाद, बिल्कुल जातिवाद की वजह से लोकतंत्र में कुछ सुचारू और व्यवस्थित योग्यशील व्यक्ति है नहीं आ पाते, और गलत राजनीति की जो राजनीति वो गलत और जाती है, क्योंकि जातिवाद व्यवस्था है वह लोकतंत्र और राजनीति को काफ़ी हद तक नुकसान भी पहुंचाती है। और इसका एक सकारात्मक पहलू है कि इससे राजनीति में लोग जुड़ते भी हैं। ये समस्या भी है काफ़ी हद तक, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो आपको पता है राजनीति का अपराधीकरण, राजनीति का अपराधीकरण, ये बहुत ही गंभीर समस्या है भारत की राजनीति की कहें या दलीय व्यवस्था की कहें, क्योंकि बहुत सारे जो दल हैं वह अपने संदा इकट्ठा करने के लिए, अपनी राजनीति में, अपने सरकार में आने के लिए गलत संगति में पड़ते हैं, गलत राजनीतिक तत्वों से सहायता प्राप्त करते हैं। और इस तरह से जब राजनेता अपने स्वार्थ, अपने जीत की मंशा को लेकर
गलत संगठन का साथ देते हैं और उनको राजनीति में लाते हैं तो ये नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो सिंपल सा समझा देता हूँ कि एक पार्टी है जिसका नाम मान लीजिए कोई भी हो सकता है ABC, तो उसको जीतना है। उसने क्या किया कि मुझे जीतना है तो उसने गलत तरीके अपना दिए, साम दाम दंड भेद सो भी है, क्योंकि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। अपने मतलब के लिए वो कोई भी सहारा ले सकते हैं। तो उसने क्या कर दिया, उसने गब्बर से पैसे लिए। किससे लिए? गब्बर से। तो गब्बर ने कहा कि जब मेरा व्यक्ति, मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ, तुझे राजनीति में जीतना है, मैं तेरे को कहते हैं ना कि खोखे पे खोखा दे दूँगा, लेकिन मेरा भी एक काम है कि तेरी इस पार्टी में मेरा ये बंदा जीतना चाहिए। तो इस तरह से क्या होता है, मान लीजिए उसने 5 करोड़ अगर राजनीति को दिए हैं तो उसके एवज में वह जो गलत लोग हैं वह राजनीति में घुसकर उसका 100 गुना प्रॉफिट करते हो। यानी गलत लोग जब प्रॉफिट करते हैं तो वो नुकसान होता है, और ये सब होता है राजनीति के अपराधीकरण की वजह से। यानी राजनीति में कुछ ऐसे तत्व आ जाते हैं जो अपराध से जुड़े हैं तो वो अपराध को बढ़ावा देते हैं। यानी अगर आपका पाँव है, आपके जो पाँव है वो कीचड़ में है और आप घर में जाओगे तो घर क्या साफ होगा या खराब होगा? जो डेफिनेटली खराब ही होगा। तो इस तरह से राजनीति साफ सुथरी, लेकिन खराब लोग के आने से राजनीति क्या हो जाती है? अपराधीकरण हो जाती है। तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस 4 पॉइंट पे ही हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं कि क्या चुनौतियाँ हैं और क्या समस्या हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। तब तक के लिए आपको ध्यान रखना है ओके। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंटिन्यू चल रही सीरीज पे टॉप मोस्ट। तो ये अंतिम प्रश्न है आपके पेपर 2 का। इसके अंतर्गत आप ये पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद आप पेपर फर्स्ट पे जोर दीजिएगा, ठीक है ना। पेपर फर्स्ट है वो आप पहला ही पेपर है, तो पहला पेपर है और पहला पेपर ही थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो उसके लिए भी आपके आएंगे स्पेशल क्रैश कोर्स की वीडियो, वो प्रयास रहेगा कि वो आपको मिले, और वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इससे भी ज़रूरी वो है, तो वो भी इस वक्त कीजिएगा। फिलहाल हम देख रहे हैं 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो उसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं ये वाला, भारत में क्षेत्रीय दलों की भूमिका। क्षेत्रीय दलों की भूमिका ये देखने से पहले एक महत्वपूर्ण है जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ओके, तो अपना भी जो प्रश्न है